नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स सीरीज की यह चौथी वीडियो है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, 14 जुलाई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को सम्मिलित किया गया? तो जो टाइम पत्रिका ने 14 जुलाई 2022 को विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की है, उसमें भारत के 2 स्थानों को स्थान प्राप्त हुआ। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। इसमें पहला है केरल और दूसरा है अहमदाबाद। केरल और अहमदाबाद को स्थान प्राप्त हुआ है। इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में केरल को स्थान प्राप्त हुआ है और उच्च शिक्षा के रूप में अहमदाबाद को स्थान प्राप्त हुआ है। तो केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प बी 2 हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने संविधान के 103वें, यहाँ होना चाहिए था 103वें संशोधन को वैध बताया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कुल 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, 2019 में जो है यह प्रावधान लाया गया था। तो इससे संबंधित 4 विकल्प हैं। अभी जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको लेकर, इस 10% आरक्षण को लेकर जो है न्यायालय में अपील दायर की गई थी और संविधान की एक पीठ का मतलब संवैधानिक पीठ, उस पीठ को बोलते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। तो 5 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय एक पीठ का गठन किया और उस पीठ ने इसकी वैधता को लेकर, 103वें संविधान संशोधन की वैधता को लेकर, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, अपने सुझाव दिए हैं, अपना ऑर्डर दिया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है। तो पहला विकल्प है, यह 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ थी। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो यह पीठ, एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, तो इसमें कुल 5 सदस्य थे। अब 5 सदस्य में कौन कौन थे? तो पहले थे आपके न्यायमूर्ति यू ललित जो है इसके पहले सदस्य थे, जो कि उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। दूसरे थे बेला त्रिवेदी। तीसरे सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। चौथे सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति जेबी पारदी और 5वें सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट थे। ये 5 सदस्यीय पीठ थी और इसमें जो है जो निर्णय लिया गया था, कुल 3-2 से निर्णय लिया गया। 3 लोगों ने इसके बहुमत में या इसके पक्ष में अपना आदेश दिया और 2 लोगों ने इसके विपक्ष में। तो अब इसमें देखना विपक्ष में कौन कौन थे। तो जस्टिस यू ललित विपक्ष में थे और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट इसके विपक्ष में थे। और पक्ष में कौन कौन से
न्यायमूर्ति थे, तो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति जेबी पारदी ने जो है इसके पक्ष में अपना फैसला दिया। हमारा दूसरा विकल्प है, पीठ ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, यह गलत। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारी संवैधानिक पीठ ने उसने 3-2 से सर्वसम्मत से न फैसला सुनाते हुए 3-2 से फैसला सुनाया और 3 पक्षों ने 3 न्यायमूर्ति ने जो है उसके पक्ष में और 2 न्यायमूर्ति ने उसके विपक्ष में अपना आदेश जारी किया। तो विकल्प बी ही हमारा सही आंसर, जो कि गलत है। यह निर्णय सर्वसम्मत से नहीं लिया गया था बल्कि 3-2 के से यह फैसला सुनाया गया था। अगला है हमारा विकल्प सी, संवैधानिक पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति यू ललित एवं न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने 103वें संवैधानिक संशोधन को संविधान के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ बताया, यह भी हमारा सही है। न्यायमूर्ति भट्ट एवं न्यायमूर्ति ललित ने इस फैसले से असहमत होते हुए कहा था कि यह कोटा जो है आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए बैकडोर एंट्री के रूप में आया है। आरक्षण का जो उद्देश्य है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय को पर्याप्त अवसर प्रदान करना, और यह संशोधन जो है संवैधानिक जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसके खिलाफ है। तो विकल्प सी सही है। विकल्प डी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था, यह भी सही है। 2019 में जो है एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो लाया गया था वह 124वें नंबर पे था। 124वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था और उसको 8 जनवरी को लोकसभा में, 9 जनवरी को राज्यसभा में पारित किया। बाद में राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, जिन न्यायाधीशों ने जो इसके पक्ष में अपने व्यू दिए, जैसे कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति जेबी पारदी, उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जो है मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण, यह व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का कहीं पर भी कोई उल्लंघन नहीं करता है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण है वह मौजूदा 50% आरक्षण व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे हमारा जो आरक्षण का प्रावधान है वह 27% ओबीसी के लिए है, 7.5% जो है आपका एसटी के लिए है और 15% जो है आपका एससी के लिए है। कुल लगभग 49.5% जो है आपका आरक्षण वर्तमान में लागू है और 10% आपका ये हो जाएगा, लगभग 59.5% आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और उन्होंने भी कहा कि जो 10% इनको दिया जा रहा है उसमें किसी वर्ग के हितों का हनन करके नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो जनरल के लिए आरक्षित 50% सीटें आरक्षण है तो उसी में से इनको 10% दिया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, देश का पहला निजी रॉकेट है, तो देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है। 18 नवंबर 2022 को 18 नवंबर 2022 को जो है इसका प्रक्षेपण जो है इसरो के द्वारा किया गया था। हैदराबाद की यह एक निजी कंपनी है, विक्रम यस में जो है हैदराबाद की एक निजी स्पेस कंपनी है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरो स्पेस, ठीक है। और उसी के द्वारा यह रॉकेट जो है विकसित किया गया है और इसका जो प्रक्षेपण है, जो इसरो का प्रक्षेपण स्थल है कहाँ पे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, यह हरिकोटा में है, यह हरिकोटा में है। तो हरिकोटा से इसका प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया गया और इसका नाम जो है विक्रम यस रखा गया है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई के नाम पर जो है इसका नाम विक्रम यस रखा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाँ, एक चीज़ यहाँ इसमें और बताना है आपको कि ये जो निजी रॉकेट है यह तीन छोटे सैटेलाइटों को लेकर गया है। एक सैटेलाइट जो है आपका एक चेन्नई का है स्टार्टअप स्पेस किड्स, दूसरा है आंध्र प्रदेश का स्टार्टअप यानी स्पेस टेक, और एक आपका जो है आर्मीनिया का है। आर्मीनिया देश है, तो आर्मीनिया का है आपका स्टार्टअप बाजू माक्यू स्पेस रिसर्च लैब। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ओशनसेट 3 क्या है। ओशनसेट 3 है तो ओशनसेट 3 जो है इसरो द्वारा जो है प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ओशनसेट 3 इसको जो है EOS 06 के नाम से भी जाना जाता है। EOS 06 और 26 नवंबर 2022 को जो है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ओशनसेट 3 का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था, तो PSLV के द्वारा। PSLV C54 रॉकेट के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। और यह PSLV की 56वीं उड़ान है। PSLV की 56वीं उड़ान है। और इसमें जो है ओशनसेट का जो अगर वजन देखा जाए तो 1117 किलोग्राम है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ 8 अन्य छोटे छोटे नैनो सैटेलाइट्स का भी प्रक्षेपण इसके साथ किया गया है, जिसमें से आपका भूटान सेट भी है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि आपकी जो आपके 1117 किलोग्राम का ओशनसेट और साथ ही साथ जो है 8 अन्य जो नैनो उपग्रह हैं, उन दोनों की कक्षाएं अलग अलग हैं। मतलब दोनों को अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जाएगा। ओशनसेट 3 को जो है लगभग 742 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। और जो आपके अन्य 8 नैनो उपग्रह हैं इनको 513 से लेकर 528 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। और ओशनसेट के विषय में भी पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में जानकारियां एकत्र करेगा, तो यह समुद्र के, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समुद्र के संबंध में जानकारियां उपलब्ध करेगा। और 5 वर्ष इसकी अनुमानित एज है, 5 वर्ष एज की अनुमानित उम्र है। हमारा अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया, आमंत्रित होना चाहिए था। तो 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में जो है अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है। और यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2020 के बाद जो है गणतंत्र दिवस पर किसी विशिष्ट मेहमान मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था कोरोना के कारण। 2020 में जो है जायरे बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, वह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद 21 और 22 इन दोनों सालों में गणतंत्र दिवस का अवसर पर कोई नहीं बुलाया गया था। और 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति, उनको आमंत्रण दिया गया है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है उसके विषय में कथन दिए गए हैं, उसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को नासा दुआ में संपन्न हुआ। तो यह विकल्प सही है।
कि G20 का अभी जो हाल ही में 15-16 नवंबर 2022 को 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, ये भी पूछा जा सकता है क्रम में कौन सा क्रम है, तो 17वां क्रम है इसका। तो 17वां शिखर सम्मेलन आपका इंडोनेशिया में स्थित, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित नासा दुआ नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। और अब की बार के जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसके समापन पर भारत के लिए एक उपलब्धि का विषय था कि उसके समापन पर समूह की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। समूह की अध्यक्षता जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, इंडोनेशिया के जोको विडोडो ने जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है सौंपा। और 1 दिसंबर 2022 से जो औपचारिक रूप से भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा सही है। दूसरा विकल्प है G20 के 17वें शिखर सम्मेलन की थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, यह भी हमारा सही। इसकी जो थीम क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो सितंबर 2023 में कहाँ पे किया जाएगा, नई दिल्ली में। चूंकि अध्यक्ष कौन हो गया है, भारत हो गया है। अगर 2024 का पूछा जाए तो 2024 का भी ब्राजील में प्रस्तावित है। कहाँ पे, ब्राजील में प्रस्तावित है। और जो G20 है, विश्व के प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो है एक मंच प्रदान करता है। इसका जो गठन है 1997 में जो एशियाई मंदी आई थी, एशियाई वित्तीय संकट आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। सदस्य देश अगर देखा जाए, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मतलब विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था के जो देश हैं उनको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि G20 में वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है। तो जो G20 है वह वैश्विक जनसंख्या का 60% का प्रतिनिधित्व करता है। अगर GDP पूछा जाए तो 80% वैश्विक GDP का 80% का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक निर्यात में देखा जाए तो 75% का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है, चंद्रमा पर मानव भेजने की नासा की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है आर्टेमिस मून मिशन, यह विकल्प सही है। नासा जो है आर्टेमिस मून मिशन के नाम से चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रहा है। दूसरा विकल्प है, प्रथम चरण में इसे नासा द्वारा विकसित एक अति शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा, यह भी हमारा सही है। तीसरा है, नासा सन 2024 ईस्वी में महिला यात्री सहित अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजेगी, यह विकल्प भी सही है। नासा जो है अपनी परियोजना के अंतिम चरण में 2024 में महिलाओं सहित अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा पर भेजेगा, इसलिए सभी कथन सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 20 नवंबर 2022 के बीच आयोजित COP 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य जो है जो COP सम्मेलन हुआ था, तो COP सम्मेलन 27वां COP सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, शर्म अल शेख, यह जो है मिस्र में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और COP का आयोजन कौन करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूनाइटेड नेशंस, 'यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो है संक्षिप्त में हम लोग इसको UNFCCC के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन कब किया गया? 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य। कहाँ पे? शर्म अल शेख। कहाँ पे है शर्म अल शेख? यह है आपका मिस्र में। ठीक है। और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। और इसमें जो है एक लॉस एंड डैमेज फंड का गठन का निर्णय लिया गया। लॉस एंड डैमेज फंड का गठन जो है इसमें निर्णय लिया गया। और COP 28 का जो आयोजन होगा, COP 28 का आयोजन होगा, वह होगा दुबई में। कहाँ पे? वह होगा दुबई में, लगभग वही 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता जो होती है, जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं 4 महत्वपूर्ण, उसमें सबसे पहले जनवरी में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। और इसका आयोजन जो है 17 से 30 जनवरी 2022 17 से 30 जनवरी 2022 के मध्य किया गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें हम विकल्प पहले देख लेते हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब के विजेता राफेल नडाल थे। तो ये सही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में अगर देखा जाए पुरुष एकल विजेता कौन है, तो है स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल। विकल्प ए सही। विकल्प बी, इस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब की विजेता एशले बार्टी थे। यह भी सही है। महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी थी। विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है, इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 30 जनवरी 2022 के मध्य मेलबोर्न में किया गया। यह विकल्प भी अभी सही, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। विकल्प डी है, इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब के उप विजेता डेनियल कॉलिंस है। यहाँ पे डेनियल कॉलिंस थे। यह कथन गलत है और हमारा सही आंसर है कि डेनियल कॉलिंस जो है वह पुरुष एकल उप विजेता नहीं थे, बल्कि महिला एकल उप विजेता थी। पुरुष एकल उप विजेता जो है डेनियल मेदवेदेव जो कि रूसी खिलाड़ी हैं वो थे। ठीक है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है 4 पुस्तकों के नाम हैं और उनसे संबंधित लेखकों के नाम दिए गए हैं। अब देखना है कि किस पुस्तक का लेखक सही है। तो इंडोमिटेबल पुस्तक जो है अमिताभ घोष की नहीं है, बल्कि इंडोमिटेबल पुस्तक जो है अरुंधित भट्टाचार्य की है। ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है ए प्लेस कॉल्ड होम। इसका ए प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक जो है प्रीति सिन्हा है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। आगे भी देख लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या जो है प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की रचना है, चेतन भगत की नहीं है। और विकल्प डी है द गर्ल इन रूम 105। ये अरुंधित भट्टाचार्य की रचना नहीं है, बल्कि द गर्ल इन रूम 105 जो है चेतन भगत की रचना है। ठीक है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2022 को आयोजित 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 30 अगस्त 2022 को फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जो कि क्रम में 67वें नंबर पर था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है शेरशाह फिल्म को प्रदान किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। शेरशाह फिल्म के जो निर्देशक विष्णुवर्धन है।
और अगर देखा जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो फिल्म 83 के लिए, जिसमें रणवीर सिंह ने जो है कपिल देव की, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की भूमिका में थे, तो रणवीर सिंह को प्रसिद्ध अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसको? रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए। और अभिनेत्री में देखा जाए तो कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार में प्रदान किया गया। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।